गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 3.1 कह रहा द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। तो बैटरी का आपको क्या दे रखा है? ईएमएफ दे रखा है आपको 12 वोल्ट। If the internal resistance of battery is 0.4 ohm, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0.4 ओम दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और गिवन डाटा लिखते जाओ तो कोई दिक्कत है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? आपको करंट निकालना है कि बैटरी से कितने मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगा। तो लगा दो आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहलाता है? E इक्वल टू आई आर, माने V इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज इज आल्सो ईएमएफ। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? E अपॉन आर। ईएमएफ क्या दे रखा है आपका? 12, और ये दे दिया आपका 0.4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज 30 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम करंट 30 एम्पियर। आया समझ में? यस सर। यस सर। है ना? बुक निकाल के रखना। क्वेश्चन नंबर 3.2 a battery of EMF, the battery of EMF 10 volt, battery of EMF क्या दे रखा है? a battery of EMF 10 volt दे रखा है। EMF दे रखा है आपका 10 volt and internal resistance दे रखा है आपका 3 ohm is connected to a resistor if the current in the circuit is 0.5 ampere। करंट दे रखा है आपका 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर? मतलब आपको रेजिस्टेंस निकालना है रजिस्टर का। एंड सेकंड पार्ट है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। अब सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? टर्मिनल वोल्टेज, माने वोल्टेज निकालना है आपको। कब निकालना है? जब सर्किट क्लोज्ड हो। सर्किट क्लोज। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है गिवन डाटा लिखकर। तो सबसे पहले तो आते हैं ये रेजिस्टेंस, तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो क्योंकि देखो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक्सटर्नल आर पूछ रहा है, तो लगा दो ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? E इक्वल टू आई। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने सिर्फ स्मॉल आर लिखा था, रेजिस्टेंस एक ही दे रखा था। इसमें दो रेजिस्टेंस है, इंटरनल दे रखा है और एक्सटर्नल पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस की प्लेस पे क्या लिखेंगे? आर प्लस आर। ये मैंने चैप्टर्स में आपको पढ़ाया था। अब यहाँ वैल्यू रख दो। ई क्या दे रखा है? 10 वोल्ट, करंट इज 0.5 और आर आपको पूछ रहा है और स्मॉल आर है आपका 3। इसको 10 अपॉन क्या कर देंगे? 0.5। जैसे भी सॉल्व करो, किसी स्टूडेंट की इच्छा होगी तो ये ब्रैकेट ओपन कर भी सकता है। 0.5 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20 आर प्लस 3। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 माइनस 3 17 ओम। चलो एक तो आंसर निकल गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं। देन अगेन ओम्स लॉ लगा, V इक्वल टू आई आर। तो करंट तो 0.5 है और रेजिस्टेंस आपका 17 है। इसको सॉल्व कर लो आपको, तो ये आ जाएगा आपका 8.5 वोल्ट आंसर। अब इसमें से स्टूडेंट के क्वेश्चन से राइट हो रहे हैं, सर आपने यहाँ रेजिस्टेंस R क्यों लिखा? R प्लस आर क्यों नहीं यूज किया? इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है? टर्मिनल वोल्टेज। मतलब जो सर्किट्स में जो रहते हैं टर्मिनल, जैसे अगर मैं बनाऊं ये आपका सेल है, दिस इज, और ये रेजिस्टेंस है, तो टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा था, दिस इज, इसके बीच में पूछ रहा था। जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? यहाँ होता है दिस, ये होता है। तो अपने इसके बीच में पूछ रहा था, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज में हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही आप यूज करोगे। क्वेश्चन 3.3 3 resistance
रजिस्टर्स 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series। तीन रेजिस्टेंस है, आपको इसको जैसे R1 मान लेते हैं 1 ohm, R2 2 ohm और R3 आपका 3 ohm है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? कोई दिक्कत नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस आप तीनों को ऐड कर दो, ऑलरेडी बताया हुआ है। ये हो गया 6 ohm। फिर फर्स्ट का तो आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अगर मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं इसको, दिस, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, दिस इज 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm, और अपने को क्या कह रहा है 12 वोल्ट है, दिस इज V, और इसकी वोल्टेज है, मान लेते हैं इसका मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, इसको मान लेते हैं V3, क्योंकि इसको अपन ने क्या माना था, R1 माना था ना फर्स्ट को, इसलिए अपन V1 R2 तो इस तरह से इसको मान ले। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मतलब आपको V1 V2 एंड V3 ये तीनों फाइंड आउट करना है। तीनों फाइंड आउट करना है, इसके लिए टोटल वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ओम्स लॉ लगा के आप करंट निकाल लो। V इज 12, करंट निकालना है, R इज 6, तो करंट हो गया आपका 12/6, दिस इज 2 एम्पियर, करंट हो गया आपका 2 एम्पियर। अब अगेन सभी रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाते जाओ, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, क्योंकि मैंने बताया था कि सीरीज रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होता है, तो इससे आपका सेम करंट फ्लो होता है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, आपका V1 आ गया। तो V1 अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं, करंट है 2, रेजिस्टेंस 1, दिस इज 2 वोल्ट, करंट 2, सेकंड रेजिस्टेंस है 2, दिस इज 4 वोल्ट, and current is 2 and third resistance is 3, this is the 6 volt। तो तीनों का ये आंसर आपका फाइनली आ गया 3.4। 3 resistance 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm combined in parallel, R1 2 ohm है, R2 4 ohm है एंड R3 आपका 5 ohm है। कैसे कनेक्ट किया पैरेलल? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो सिंपल है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको अपन बनाएंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, 20, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4, दिस इज 19/20। तो रेजिस्टेंस आ गया आपका 20/19 ओम। चलो, फर्स्ट आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मतलब 3.3 जैसा ही क्वेश्चंस है, उसमें सीरीज में था, इसमें आपका पैरेलल में है। तो अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं, ये बना दिया डायग्राम, ये इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ये हो गया 2 ohm, ये हो गया 4 ohm, ये हो गया आपका 5 ohm, और आपका बैटरी है 12 वोल्ट का। यहाँ से करंट फ्लो होगा I, और ये I करंट कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1, I2 एंड I3। तो एक तो बन गया आपका I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि पैरेलल में है ना, सीरीज में तो सेम करंट होता है, लेकिन पैरेलल में डिफरेंट करंट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछ रहा है, आपका सभी रेजिस्टेंस का आपको करंट पूछ रहा है, ईच रेजिस्टेंस का करंट पूछ रहा है।
इसमें पीडी सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होगा। तो अगर मैं रेजिस्टेंस तो निकल गया, अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, पीडी सेम होगा सबके लिए, तो वोल्टेज दे रखा है, आर दे रखा है, तो V इक्वल टू आई आर। तो टोटल वोल्टेज है आपका 20, करंट निकाल लेते हैं, और रेजिस्टेंस है आपका, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है 20 अपॉन ये क्या है 19, 20 अपॉन 19। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो करंट आ गया आपका 19 एम्पियर। चलो एक तो आंसर हो गया। अगर I1 निकालेंगे तो V इक्वल टू I1 R1 कर देंगे। तो V कितना है आपका 20, I1 आपको फाइंड आउट करना है, और R1 2 है, तो I1 हो गया आपका 10 एम्पियर। फिर V इक्वल टू I2 R2, तो V क्या है 20, I2 निकालना है, और R2 4 है, तो I2 इक्वल टू 5 एम्पियर। फिर अगर मैं I3 निकालू तो V इक्वल टू I3 R3, तो V क्या है 20, I3 निकालना है, और R3 क्या है आपका 5, तो I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 एम्पियर आ गया। ऐसे भी आप तीनों का सम देखो, I1 I2 I3 को 90 नहीं आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 3.3 और 3.4 बेसिक आपके क्लियर करने के लिए कि भाई सीरीज के लिए क्या होता है और पैरेलल के लिए क्या होता है, तो ये अच्छे से करना। क्वेश्चंस 3.5 पे आए। एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग करंट इज 100 ओम। तो रूम टेम्परेचर बोल रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या दे रखा है, रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट आर दे रखा है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका 117 ओम। तो इस पे अपन टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। लेट T1 is the increased temperature of the filament। मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या था, हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस 100 ओम था, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया 117 हो गया। 100 ओम था तो टेम्परेचर 27 था, अब रेजिस्टेंस 117 हो गया, तो टेम्परेचर क्या हो गया वो निकालना है। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है आपका 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स में आपको पढ़ाया था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R T1 माइनस T। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एलिमेंट में देखना, मैंने वहां आपको पढ़ाया था। अब आप वैल्यू रख दे सब। अल्फा क्या है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4, R1 क्या है 117, R क्या है 100, R हो गया 100, T1 तो आपको फाइंड आउट करना है, और T है 27, T है आपका 27, तो यहाँ 27 रख देते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो 1.70 ये 100 को इधर भेज देंगे तो 2 पावर कम हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, एंड T1 -27, और इधर क्या हो जाएगा आपका 17, तो T1 -27 इक्वल टू 17 अपॉन 1.70 इंटू 10 टू द पावर -2, तो T1 -27। अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका 1000, मतलब T1 इक्वल टू 27 उधर गया 1027 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द
फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3.6 देखें। कह रहा है कि अ नेग्लिजिबल ऑफ अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 14 मीटर। कह रहा है कि अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट जो है वायर से पास कर रहे हैं जिसकी लेंथ क्या है 15 मीटर, वायर की लेंथ एल मान लेते हैं 15 मीटर। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपका, एरिया ए मान लेते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बी 5 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 5 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो रो निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो रो के टर्म में, R इक्वल टू रो एल बाय ए स्मॉल ए या कैपिटल ए जो भी लगे, नोटेशंस का कोई दिक्कत है। तो रो बराबर क्या फॉर्मूला होगा आर ए अपॉन एल। रख दे सारे वैल्यू, रेजिस्टेंस 5, एरिया 6 इंटू 10⁻⁻7 और एल हो गया आपका 15, 5 3 3 2, ये आपका आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम इज द फाइनल आंसर। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 2.1 ओम। तो 2.1 ओम और टेम्परेचर भी आपको दे रखा है 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम। अब रेजिस्टेंस हो गया आपका 2.7 ओम और टेम्परेचर हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस। दो रेजिस्टेंस है, नाम कर देते हैं R1 T1 R2 T2। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर। अल्फा अभी का जो क्वेश्चंस करवाया था वही है, लगा दे फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। तो R2 क्या है आपका 2.7, R1 है आपका 2.1, R1 है 2.1, T2 है 100 और T1 है 27.5। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके आंसर आ जाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन है ये, तो आप कर ही लोगे पर डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3.8, अभी सिर्फ आप समझते जाएं, लिखने का काम आप बाद में हो जाएगा आपसे। 3.8 क्या कह रहा है अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट, वोल्टेज दे रखा है आपका 230 वोल्ट। सप्लाई ड्रॉज एंड इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, इनिशियल करंट माने I1 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds to a steady value 2.8 एम्पियर। मतलब कुछ समय क्या कह रहा है कि which 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds to a steady value 2.8 एम्पियर। अब करंट क्या हो गया आपका कुछ समय के बाद 2.8 एम्पियर हो गया, I2 मान लेते हैं। What is the steady temperature or heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब रूम टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपको फिर बाद का टेम्परेचर पूछ रहा है। मतलब रूम टेम्परेचर अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप मानना स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको क्या चाहिए T2 चाहिए। अब क्या कह रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रो ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज दिस। मतलब अल्फा दे रखा है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो जहां भी आपका अल्फा दिया तो माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई अपने को तो कर एक ही फॉर्मूलाज लगाना है, वो कैसे भी लगाओ। अल्फा वाला जो फॉर्मूला अभी तक अपन यूज करते आ रहे हैं R2 माइनस R1 और R1, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे पहला कंफ्यूजन रहता है कि सर अटेम्प्ट कहाँ से करें। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है अटेम्प्ट क्वेश्चन कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे बेस्ट तरीका है जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दे, आपका काम
हो जाएगा। अब देखें, इसमें अपने को चाहिए T2, T1 तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें अल्फा भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ना तो R1 दिया हुआ है और ना तो R2 दिया हुआ है, तो T1 निकालोगे कैसे? तो दैट मीन्स सबसे पहले आपको R1 और R2 निकालना पड़ेगा, और R1 R2 के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज और करंट। वोल्टेज भी मौजूद है और करंट भी मौजूद है। देन वी अप्लाई द ओम्स लॉ। तो R1 लगाएंगे तो V अपॉन I1, दिस इज 230 अपॉन I1 हो गया 3.2। और अगर आपको R2 निकालना है देन V अपॉन I2, तो दिस इज 230 अपॉन 2.8। इससे आपको R1 निकल जाएगा और इससे आपको R2 निकल जाएगा। R1 अगर मैं डिवाइड करता हूं तो R1 आ जाएगा 71.87 ओम, और R2 अगर मैं डिवाइड करता हूं तो R2 आपको आ जाएगा 82.14 ओम। अब फाइंड आउट हो जाएगा अल्फा। अब रख दे सारे वैल्यूज। अल्फा की वैल्यू 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। R2 आपने निकाल लिया है 82.14, R1 है आपका 71.87, R1 इज 71.87, और T2 तो आपको खैर निकालना ही है, और T1 दे रखा है, कहाँ गया T1? 27। सॉल्व इट, इससे आपको T2 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.9। एनसीईआरटी में कल 8 क्वेश्चन हो गए। जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे 3.9 अधूरा रह गया था, तो इसको मैं फिर से करवा दे रहा हूँ। तो बेसिकली 3.9 एक क्वेश्चन था, एक सर्किट दिया हुआ है, कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। प्रत्येक ब्रांच नेटवर्क में अपने करंट निकालना है। तो करंट का नेमिंग कर दें। I1 करंट यहाँ से फ्लो हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I2 एंड I3। फिर A से B तक I2 गया। अब B पॉइंट भी आपके दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, B पॉइंट भी आपको दो पॉइंट में डिवाइड हो रहे हैं। तो इधर मान लेते हैं I4, तो बचा हुआ करंट इधर आ जाएगा I2 माइनस I4। अब इधर से I4 आ रहा है, B से D की तरफ I4 आ रहा है, और A से D की तरफ क्या आ रहा है आपका? I3 आ रहा है। दोनों मिलकर किधर जाएगा? C की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? I3 प्लस I4। अब I3 प्लस I4 D से C की तरफ गया, और B से C की तरफ क्या है? I2 माइनस I4। तो I4 से I4 कैंसिल, और तो C से कितना आगे बढ़ेगा? I2 प्लस I3, जो कि इधर जाएगा। और I2 प्लस I3 किसके बराबर है? I1 के बराबर, क्योंकि I1 ही तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। दैट इज I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब वन बाय वन क्लोज सर्किट कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला क्लोज सर्किट क्या लेते हैं? ABDA। दिस इज ABDA। तो A से आपको चलना है, और A से B जाना है, B से D, और फिर D से A पे आ रहा है। तो A से B के बीच कितना है? 10 ओम है। तो क्या हो जाएगा आपका? 10I2 प्लस, फिर B से D के बीच कहता है 5 ओम है, और I4 करंट है, तो 5I4। फिर B से A के बीच में क्या है? 5 ओम है, और करंट क्या? I3। लेकिन उल्टा है, आप जा रहे हो B से A की तरफ, लेकिन करंट क्या है? A से D की तरफ है।
तो माइनस हो जाएगा -5i3 इक्वल टू 0। 5 से डिविजेबल है 2i2 i4 माइनस i3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब कौन सा क्लोज्ड का सर्किट लेते हैं, बी सी डी बी। अब बी से आपको चलना है तो बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे और डी से बी पे आ जाएंगे। तो बी से सी पहुंचा तो करंट क्या दे रखा, i2 माइनस i4 और रेजिस्टेंस 5 ओम। तो 5i2 माइनस i4 फिर सी से डी की तरफ आए। तो आप तो आ रहे हैं सी से डी की तरफ, लेकिन करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डी से सी की तरफ, उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 10i3 प्लस i4। अब ऊपर जाए डी से बी, आप जा रहे हैं डी से बी और करंट आ रहा है बी, तो ये भी उल्टा ही है। तो -5i4 करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 5i2 माइनस 5i4 माइनस 10i3 माइनस 10i4 और माइनस 5i4। फिर क्या हो जाएगा, 5i2 और i4 10i3 माइनस 10i3 और i4 कितना हो जाएगा 20i4। अगेन ये 5 से डिविजेबल है, i2 2i3 4i4। ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। अब अब क्या लेते हैं, एज ए होल पूरा सर्किट ले लेते थे, ए बी सी डी। ये हो गया आपका ई और दिस इज एफ। तो अब पूरा सर्किट ले लेते हैं, ए बी सी ई एफ ई एफ ए। अगेन क्लोज सर्किट लिया, ए से स्टार्ट किया, ए से बी, बी से सी, सी से ई से एफ और एफ से ए। अब यहाँ का इक्वेशन लिखते हैं। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ई पॉइंट से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो निगेटिव से जा रहा है करंट, तो -10 और ये हो जाएगा +10i1। यहाँ से 10i1 गया, ए से के बीच गया 10i2, फिर बी से सी क्या हो जाएगा 5i2 माइनस i4 इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन तक तो कल बता दिया था, ये बचा हुआ रह गया था। तो -10 प्लस 10i1 प्लस 10i2 ब्रैकेट ओपन कर दिए, 5i2 माइनस 5i4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना 10i1 और 10i2 और 5i2, 15i2 माइनस 5i4 और -10 इक्वल टू 0। अगेन 5 से डिविजेबल है, 5 2 5 3 जा और 5 1 जा। फोर्थ इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन चारों को सॉल्व करें, जिससे आपको आ जाएगा i1 आ जाएगा, i2 आ जाएगा, i3 आ जाएगा और i4 आ जाएगा। क्योंकि तो 4 इक्वेशन 4 अननोन, चारों सॉल्व करेंगे तो आपके चारों करंट्स आपके आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.10। सब डायग्राम देखें, क्योंकि डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपने बुक में डायग्राम देख रहे हैं। इन ए मीटर ब्रिज डायग्राम दिया हुआ है, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। तो बैलेंस पॉइंट क्या है, बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है आपका
बैलेंस पॉइंट फ्रॉम एंड ए, दिस इज L1। डायग्राम में देख रहा है, डायग्राम में आप देखते रहे, 39.5 सेंटीमीटर and A, when the resistor Y is 12.5 ohm, Y की रजिस्टर क्या है 12.5 ohm, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, X का रेजिस्टेंस अपने को निकालना है, एंड वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन ए व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड बाय थिक कॉपर स्ट्रिप। अब आपको बताना है कि जो मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन के ब्रिज जो रजिस्टर का कनेक्शन है वो कॉपर स्ट्रिप से क्यों बनाते हैं, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर एक्स को वाई से इंटरचेंज कर दे और वाई को एक्स से इंटरचेंज कर दे तो बैलेंस पॉइंट क्या होगा। इसी में आगे क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज। अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दे, बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज है, तो व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है। तो वन बाय वन अपन सारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो कंडीशन फॉर द बैलेंस, बैलेंस का कंडीशंस लगाते हैं। दिस इज x अपॉन y इक्वल टू डायग्राम 100 में 39.5 39.5 सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है x की वैल्यू 100 माइनस 39.5, ये कितना हो जाएगा आपका 60.5 अपॉन 39.5। अब 60.5 में डिवाइड कर देंगे 39.5 और जो डिवाइड करने पे आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई 12.5। ये आ रहा है 19.1 पूरे, किसका आया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया अपना कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था कि वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन ए व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड विथ थिक कॉपर स्ट्रिप से, मतलब व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज में जो रेजिस्टेंस का बनाते हैं थिक कॉपर स्ट्रिप से क्यों बनाते हैं। वाई आर द कनेक्शंस, वाई आर द कनेक्शंस, क्या कनेक्शंस होगा वो अपने को बताना है। थिक कॉपर से क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, जो कि विच इज नॉट टेकन कंसिडरेशन इन द ब्रिज फॉर्मूला में कंसीडर नहीं करते हैं इसको मिनिमम। अब इसके बाद का क्या पार्ट था, व्हाट डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ब्रिज एबव एक्स एंड वाई को अगर इंटरचेंज करें तो बैलेंस पॉइंट क्या होगा। डायग्राम आप देखें, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहा है, मतलब जो L1 है उसको 100 माइनस L1 है, 100 माइनस, तो उसको चेंज करना है। तो अब क्या थर्ड पार्ट क्या कर रहा है कि एक्स एंड वाई इंटरचेंज, एक्स एंड वाई को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब L1 एंड 100 माइनस L1 जो है इंटरचेंज हो जाएगा। डायग्राम देखें और क्लियर होते जाएगा, है ना, इसको भी इंटरचेंज कर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, इंटरचेंज हो जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट अपने को निकालना है, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम ए, 100 माइनस L1 और L1 दे रखा है 39.5, दिस इज 60.5।
तो बैलेंस पॉइंट ये आपके चेंज हो गए। थर्ड पार्ट हो गया। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा था कि व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल, गैल्वेनोमीटर सेल को इंटरचेंज करें तो उससे क्या फर्क पड़ना है गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली क्या है कि व्हेन द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज, अगर इंटरचेंज करें तो उससे क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। अगर चेंज किया जाए तो द गैल्वेनोमीटर will show no deflection, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, हेंस नो करंट would flow through the galvanometer। ये चारों पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। अब देखें क्वेश्चन 3.11 क्या कह रहा है कि अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ दे रखा है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम, is being charged by a 120 volt DC supply। तो वोल्टेज दे रखा है 120 वोल्ट यूजिंग ए सीरीज रेजिस्टेंस 15.5 ओम, 15.5 ओम दे रखा है सीरीज रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, अपने को क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना। तो इसको नाम क्या मैं दे दूं, कुछ भी देता हूँ, वीटी दे देता हूँ टर्मिनल वोल्टेज, या आपको वीटी जैसे भी देखें। नोटेशन अगर देना नहीं है तो आप सिंपल आप लिख लें कि टर्मिनल वोल्टेज एग्जाम में, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टर्स इन चार्जिंग सर्किट। अब चार्जिंग सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस का क्या पर्पस है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं। दिस इज इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज इन द सर्किट। सर्किट में इफेक्टिव वोल्टेज निकालते हैं, कुछ भी मान लें V डैश, V माइनस ई। वोल्टेज अपना क्या दे रखा है 120 और ईएमएफ 8, इफेक्टिव वोल्टेज हो गया 112 वोल्ट। अगर कल याद हो तो मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ओम्स लॉ बताया था, V अपॉन R प्लस R, दिस इज V डैश। इफेक्टिव तो आ गया 1112, कैपिटल R 15.5, स्मॉल r 0.5, ये कितना हो गया 112 और दिस इज 16, कैंसल आउट करें, आंसर शुड बी 7 एम्पियर। ये करंट आ गया 7 एम्पियर। अपने को क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज को अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि डीसी सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। तो डीसी सप्लाई वोल्टेज अपने टर्मिनल निकालना है, अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज को अपने को ये चीज को निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। और डीसी सप्लाई वोल्टेज दे रखा है 120 और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है, वो कैसे निकालोगे,
वोल्टेज क्रॉस आर, तो निकाल ले V इक्वल टू आई आर से निकाल ले इसको। तो V इक्वल टू आई आर, करंट कितनी है आपका 7 एम्पियर और रेजिस्टेंस क्या है आपका 15.5 इंटू 15.5, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा 120 और इधर आ जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें, दिस इज 108.5, सॉल्व किया तो आ गया आंसर 11.54। सिंपल क्वेश्चन थे। अब फिर इसमें क्या बोल रहा था कि सीरीज व्हाट इज द पर्पस हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, में सीरीज में क्यों कनेक्ट करते, इसका क्या पर्पस है। तो बेसिकली अ सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट लिमिट्स द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, द करंट विल बी एक्सट्रीमली हाई इन इट्स एब्सेंस, में करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है जो कि इट इज अ वेरी डेंजरस। अब देखें क्वेश्चन 3.12, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ सेल का ईएमएफ दे रखा है आपका 1.25 वोल्ट, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट 35 सेंटीमीटर, बैलेंस पॉइंट क्या है 35 सेंटीमीटर। If the cell R is replaced by another cell से replace किया and the balance point shifted to this centimeter, अब balance point shift हो गया this, what is the EMF of second, इसका EMF निकालना है। तो नाम दे दें 1 1 2 2, E1 L1 और L2 दिया हुआ है और अपने को E2 निकालना है। तो लगा दे फॉर्मूला बैलेंस कंडीशंस का। तो बैलेंस कंडीशन का क्या आता है E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 क्या है 1.25, E2 निकालना है एंड L1 क्या है आपका 35 और L2 क्या है 63। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 63 अपॉन 35। इसको सॉल्व कर लें कि आपके आंसर आ जाएंगे। बताए क्या आ रहा है आंसर इसका। सर 2.24 आ रहा है क्या? एक सेकंड देख के बताता हूँ। सर 2.25 आ रहा है। हाँ सही है, 2.24 भी सही है, 2.25 भी निकाला तो सही है। 2.25 वोल्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मतलब क्या दे रखा है आपका नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज m 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube। How long does an electron take to drift from one end of the wire 3.53 meter long to its other। वायर की लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर की लेंथ दे रखा है आपका 3 मीटर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 2 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर एंड इट इज कैरिंग ए करंट दे रखा है आपका 3 एम्पियर। हाउ लॉन्ग क्या फाइंड आउट करना, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन कैन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड से दूसरे एंड तक, इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने को क्या कितना टाइम लगेगा, टाइम आपको निकालना है। वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में उसका कितना टाइम लगेगा। तो अब जाने में कितना टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली इसमें आपको वेलोसिटी भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा दें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। करंट का क्या होता है फॉर्मूला, I इक्वल टू NAE LYT। LYT का मतलब ये अपन इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप देखें जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बताया था तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू
लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर अपॉन टाइम टेकन, लेंथ ऑफ वायर अपॉन टाइम टेकन। अपने को बेसिकली क्या निकालना है, थिकनेस निकालना है। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टी को इधर किया, आई से रिप्लेस कर दिया, तो हो गया आपका एन ए ई एल अपॉन आई। अब सब वैल्यू रख दें। एन क्या है आपका, एन इज द क्या है आपका, नंबर ऑफ टी इंटू 8.5 इंटू 10⁻28। एरिया क्या दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻6। ई इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और आई क्या दे रखा है, 3। और लेंथ अपन ने 3 मीटर रख दिया, अपने लेंथ आगे रख दिया एन। यहाँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, लेंथ को इधर रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 से 3 कैंसल आउट। बताएं इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर, आया किसी का आंसर, क्या है आंसर क्रिस? सिंपल तो है आंसर लाना, ये पावर है, ये अलग से सर हाँ 27.2 into 10⁻³ 27 इंटू 10⁻³ सेकेंड, सही है ना, सिंपल है। 85 टू मल्टीप्लाई कर दो, ये 28 है। अब पावर यहाँ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और इधर 28 है तो 25 10⁻³ आ जाएगा। और 85 2 और 1.6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.14। क्या कह रहा है, द अर्थ सरफेस हैज नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁻9, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका दे रखा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस इज सिग्मा 10⁻⁻9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये अगर याद हो तो मैंने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ाया था। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 kV between the top of the atmosphere and the surface radius in a current of only 1800 ampere। तो करंट दे रखा है आपका 1800 एम्पियर over the entire globe if there were no mechanism of sustaining atmospheric electric field, how much would be required to neutralize the earth surface। और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, क्वेश्चन आप लोग देखते रहना। 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सबसे पहले एरिया निकालना, अर्थ का एरिया 4πr²। तो दिस इज 4π, रेडियस दे रखा है 6.37 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। फिर आपका क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर याद हो, फॉर्मूला मैंने बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी का चार्ज अपॉन एरिया। इससे क्या निकाल लो आप, चार्ज निकाल लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है आपका, दिस इज 10⁻⁻9। एरिया ए निकाला, इसको सॉल्व किया, ये आंसर एरिया आ गया 5.09 इंटू 10⁻⁴। तो दिस इज 5.09 इंटू 10⁻⁴। इससे आपका क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो बेसिकली अपने को निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना। टाइम निकालना है कि टाइम टेकन टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस को न्यूट्रलाइज करने में कितना टाइम लगेगा। तो करंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, चार्ज पर यूनिट टाइम। यहां से जो चार्ज निकला इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सॉल्यूशन से 5.09 सिर्फ पावर सॉल्व हो जाएगा। 10⁻⁻9 है और 10⁻⁴ है, तो हो जाएगा 10⁻⁵ कूलम। रख दिया यहाँ 5.09 इंटू 10⁻⁵, और टाइम अपने को निकालना है, और करंट दिया हुआ है 1800 एम्पियर। दिस इज टाइम इक्वल टू 5.09 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 1800। डिवाइड कर लो तो दिस इज द आंसर 282.77 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
3.15। क्या क्वेश्चन है? 6 लीड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल, 6 लीड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। तो नंबर ऑफ सेल कितना दे रखा है? नंबर ऑफ सेकेंडरी सेल 6 दे रखा है। ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल दे रखा है आपका, दिस इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड अ लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस आर 0.015 ohm, this is internal resistance, are joined in series to provide a supply of resistance। कितना रेजिस्टेंस दे रखा है? 8.5 ohm। What are the current drawn from the supply and its internal voltage? मतलब अपने को क्या निकालना है? करंट निकालना है और आपको वोल्टेज निकालना है। अगर याद हो तो मैंने सेल वाले चैप्टर्स में पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां चले जाए। तो करंट इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। अगर नंबर ऑफ सेल दिया हुआ है तभी N से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज मैंने E अपॉन R प्लस R का फॉर्मूला आपको बताया था। N मालूम है आपको 6, EMF मालूम है 2, कैपिटल R है 8.5 प्लस N हो गया आपका 6 और स्मॉल r हो गया 0.015। तो सॉल्व कर लें और बताएं कि क्या आ रहा है करंट। फिर उसके बाद क्या निकालना है अपने को? इसके बाद ये हो गया, तो फिर इसके बाद आप टर्मिनल वोल्टेज निकालना, वोल्टेज दिस इज V इक्वल टू IR। क्या आया? करंट आया किसी का वैल्यू? अभी लोग कल 1.1 सर 1.4। हाँ सही है, ये आ गया 1.39, यहाँ रख दिया 1.39 और रेजिस्टेंस है 8.5। अब बताओ कितना आ रहा है? 1.39 में 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 11.9। ठीक है, 11.87। हाँ सही है, 11.87 एम्पियर, या 9 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी आंसर सही है। हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? एक तो आंसर आ गया है, व्हाट आर द करंट, एक तो ये आंसर आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया। अब कह रहा है कि सेकेंडरी सेल आफ्टर ए लॉन्ग यूज, क्या कह रहा है? A secondary cell after a long use and EMF is 1.9 वोल्ट। सेकेंडरी सेल को यूज करने पे अब आपका जो EMF हो गया वो हो गया 1.9 वोल्ट हो गया एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट? और लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका? 380 ओम। तो अपने को अब क्या निकालना है? मैक्सिमम करंट निकालना है, ड्रॉन फ्रॉम द सेल, put the cell driven the setting motor of a car। मैक्सिमम करंट निकालना दे दिया, तो मैक्सिमम करंट I, सेल का रेजिस्टेंस है ना, तो R हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट E अपॉन R, दिस इज 1.9 अपॉन 380। बताओ क्या आया इसका आंसर? 0.005। 0.005 एम्पियर। सही, आंसर सही है। अब क्वेश्चंस 3.16। टू वायर ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ द एल्यूमिनियम एंड अदर द कॉपर। दो वायर है, एक एल्यूमिनियम है एक कॉपर है, हैव द सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। विच ऑफ द टू वायर इज लाइटर, कौन सा दोनों में से कौन सा वायर लाइटर होगा? Hence, explain why aluminum wires are preferred for overhead power cables। मतलब बड़े बड़े जो वो ओवरहेड पावर केबल्स होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मेन लाइन जाती है, माने रोड पे जो बड़े बड़े जो वायर जो मेन लाइन जाती है वो हमेशा एल्यूमिनियम की वायर रहती है। तो ऐसा क्यों? तो ये दे रखा है आपका, एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी दे रखी है 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम। कॉपर की रेसिस्टिविटी दे रखी है 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की डेंसिटी दे रखी है। तो दिस इज एल्यूमिनियम की डेंसिटी दे रखी है आपकी 2.7 और कॉपर की डेंसिटी दे रखी है
8.9। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वायर लाइटर होगा और ओवरहेड पावर केबल से एल्यूमिनियम वायर क्यों क्रॉस करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, एल्यूमिनियम का निकालते हैं। इसको एक तो अपन क्या मान लेते हैं, एल्यूमिनियम को अपन 1 मान लेते हैं और कॉपर को 2 मान लेते हैं। तो यहाँ अपन डेंसिटी ऑफ कॉपर दिस इज रिलेटेड D2, इसको अपन D1 ले लेते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ इसको कर देते हैं R2, दिस इज R1। किसी को भी मान लें R1 R2, तो दिक्कत नहीं है। तो लगा दे फॉर्मूला, R1 इक्वल टू ρ1 L1 अपॉन A1 एंड R2 इक्वल टू ρ2 L2 अपॉन A2। अब क्वेश्चंस में क्या गिवन है, R1 इक्वल टू R2 दी गिवन है, दोनों का रेजिस्टेंस। तो ρ1 L1 अपॉन A1 ρ2 L2 अपॉन A2। दिस इज द कॉपर को 2 माने ना, ये ρ2 है अरे ρ1 है। और लेंथ भी क्या दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, लेंथ भी आपका इक्वल दे रखा है, L1 इक्वल टू L2। तो L1 से L2 ये गया काम से, ये हो गया A1 अपॉन A2, ये हो गया ρ1 अपॉन ρ2, A1 अपॉन A2। अब इसका ρ1 और ρ2 की वैल्यू रख दो यहाँ पर आप, 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 और 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8। तो इससे ये कैंसल आउट, तो क्या आ जाएगा 2.63 अपॉन 1.72, ये आ गया रिलेशन एरिया का। अपने को बेसिकली क्या निकालना है, कौन सा वायर लाइटर होगा। अब कौन सा वायर लाइटर होगा तो माइंड में क्लिक करेगा कि सर निकालना क्या, लाइटर का मतलब कौन सा, मतलब कौन सा ज्यादा हल्का होगा। और डेंसिटी दे दिया, क्योंकि निकालना क्या, कौन सा लाइटर है, मतलब वजन, और डेंसिटी दे रखा है। तो कहीं ना कहीं एक कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये माइंड में क्लिक करना चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो गया आपका, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो दिस इज M1। M1 का मतलब एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम तो मालूम है, एरिया इंटू लेंथ, और ये हो गया D1 डेंसिटी। अगर कॉपर की बात करेंगे तो A2 L2 D2, दिस इज नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, यहाँ इसको नाम दे देते हैं थर्ड, इसको नाम दे देते हैं फोर्थ। अब दोनों को डिवाइड कर दें, थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ, तो दिस इज M1 अपॉन M2 A1 L1 D1 अपॉन A2 L2 D2। तो L1 L2 तो इक्वल है, तो L1 से L2 तो गया काम से। अब वैल्यू रख दें, तो A1 और A2 का रेशियो क्या निकाला था, ऊपर निकाला था 2.63 अपॉन 1.72। और रिलेटिव डेंसिटी क्या दिया हुआ था, एल्यूमिनियम का डेंसिटी, तो दिस इज 2.7 इंटू 8.9 ये दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 0.46, है ना। रेशियो क्या आ गया, 0.46 आएगा। मतलब इससे आप निकाल सकते हैं, तो M1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.46 इंटू M2। मतलब क्या होगा, एल्यूमिनियम इज लाइटर, इट इज प्रेफर्ड एट ओवरहेड। तो एल्यूमिनियम वायर क्या होता है, लाइटर्स होते हैं।
अकॉर्डिंग टू इस मैथमेटिकल से भी हो गया कि एल्युमिनियम वायर कॉपर के कंपेरिजन में लाइटर होते हैं, इसलिए ओवरहेड वायर में उसका यूज करते हैं। 3.17 करें, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन ए रजिस्टर मेड ऑफ द एलॉय मैग्नीशियम। एक टेबल दे रखा है ना, टेबल आप लोग देखें तब आंसर दे सकते हैं। टेबल्स में क्या क्या दे रखा है आपका, करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, फिर अगेन करंट दे रखा है और अगेन वोल्टेज दे रखा है V। तो अलग अलग करंट पे अलग अलग वोल्टेज दे रखा है। तो कह रहा है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन ए रेजिस्टेंस मेड ऑफ एलॉय मैग्नीन। मतलब एलॉय मैग्नीन का आपको रेजिस्टेंस बनाना है, तो उस पर क्या ऑब्जर्वेशन आपका होगा। अब इस टेबल में देखिए वोल्टेज एंड करंट का अगर मैं रेशियो निकाल लूं, वोल्टेज एंड करंट का रेशियो, तो ऑलवेज क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्योंकि यहाँ अगर करंट 0.2 है तो वोल्टेज है 3.94, करंट है 0.4, ये हो गया आपका 7.87। ऐसे कर करके अलग अलग करंट पे वोल्टेज दे रखा है और इसको इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, कांस्टेंट। जरा डिवाइड करके बताओ, एक दो, जैसे 3.94 अपॉन 0.2 क्या आ रहा है, और 7.87 डिवाइडेड बाय 0.4 बताओ। सर सेकंड वाले का 19.87 आ रहा है। फर्स्ट का सर फर्स्ट का भी 19.7 7 आ रहा है, ठीक है। और भी दो तीन निकाल लेते हैं। 158 अपॉन 8 का क्या आ रहा है, और 118.5 अपॉन 6 का क्या आ रहा है। सर इसका भी 19.87 आ रहा है। सर इसका 19.87। मतलब आप देख रहे हैं कि 19.87 सभी का वही आ रहा है। अब जिसके पास बुक्स होगा उसमें आप रीडिंग दे सकते हैं। टोटल रीडिंग, टोटल 12 रीडिंग दे रखा है, मैंने कोई भी 4 ले लिया है। तो सभी में देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट का रेशियो 19.87 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट रेशियो ही आ रहा है, कांस्टेंट रेशियो ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो मैंगनीयन जो हुआ, मैंगनीयन इज एन ओमिक कंडक्टर। मैंगनीयन क्या है आपका, ओमिक कंडक्टर है, यानी दिस ओबे द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, करंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी ओवरऑल क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम। रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इज 19.7 ओम हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम क्या हो गया, 19.7 ओम। अच्छा, बहुत बेसिक सही क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी कर लो आप अच्छे से तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्या कह रहा है कि alloy of metal usually have resistivity than that of their constituent metal। मतलब कि मेटल का जो अलॉय होता है उसकी रेसिस्टिविटी जो होगा वो अपने मेटल से ग्रेटर देन या लेस देन होगा। तो अपने को क्या क्वेश्चंस क्या, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, अपने को करेक्ट बताना है। तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, तो फर्स्ट का आंसर है आपका ग्रेटर होगा। alloys of metals usually have greater resistivity than that of their constituent metal। तो ग्रेटर देन होता है, मेटल का जो अलॉय हैगा उसकी रेसिस्टिविटी मेटल से ग्रेटर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, अलॉय यूजुअली हैव मच,
मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। तो प्योर मेटल के कंपेरिजन में जो मेटल का अलॉय होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लोअर होगा या हायर होगा। तो बेसिकली क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, दिस इज द लोअर टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन है द रेसिस्टिविटी ऑफ alloy, the resistivity of alloy magnesium is nearly independent of या increase rapidly with increase in temperature। तो कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ alloy की रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है या इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ती है। फोर्थ है इसका पार्ट द रेसिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर जैसे अंबर इज ग्रेटर देन ऑफ द मेटल बाय ए फैक्टर ऑफ ऑर्डर 10 to the power 22। तो कह रहा है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उसकी रेसिस्टिविटी ग्रेटर होगा मेटल से, क्या मैंने कौन सा ऑर्डर, 10 to the power 22 या 10 to the power 3। इसका हो जाएगा आपका रेसिस्टिविटी ऑफ ए इंसुलेटर इज greater than that of a metal by a factor of order of 10 to the power 22। क्वेश्चन नंबर 3.20 क्या कह रहा है कि गिवन n रजिस्टर each of resistance R, how will you combine them to get the फर्स्ट मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। डायग्राम आपका दिया हुआ है कुछ इस तरीके, तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, सभी n रेजिस्टेंस है, आपने तो इसमें 5 देखा है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस क्या है, n रेजिस्टेंस है। इसमें अपने को क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है अपने को मैक्सिमम एंड सेकंड निकालना है अपने को मिनिमम एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। थर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम का अपने को रेशियो निकालना। तो ये सब देख रहे हो आपकी जो भी रेजिस्टेंस सब कनेक्ट है, सब एक ही वायर से कनेक्टेड है। मतलब कि इसमें क्या है कि n रेजिस्टर्स आपका किसमें कनेक्ट है, आपका R कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैक्स पहला क्या निकालना है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका NR, जब ए सीरीज में कनेक्टेड हो। अब जब ए n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इसका तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम। दिस इज R/N। याद होगा मैंने रेजिस्टेंस का जब पढ़ाया था तो वहां पर मैंने सीरीज और पैरेलल का अलग अलग कंडीशंस मैंने लिखवाया था। तो मैक्सिमम को मान लेते हैं R1 और मिनिमम को मान लेते हैं R2। अब क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है, R1/R2 दिस इज NR/R/N। R से R कैंसल, तो रेशियो क्या आ गया, NS। तो मैंने लिखवाया था, कॉपी में देखना मिल जाएगा। सेकंड पार्ट है given the resistance of 1 ohm, 2 ohm, 1, 2, 3 ohm
how will we combine to get the equivalent resistance of this? तो देखो, सेकंड है कि आपका जो रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम है, ये 3 अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखा है। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाए, फर्स्ट में 11/3 हो जाए, सेकंड क्वेश्चन है कि 11/5 हो जाए, एंड थर्ड है आपका 6 हो जाए, एंड फोर्थ है आपका 6/11 ओम हो जाए। तो यहाँ थर्ड तो आपका बन गया, तो फिर 6 ओम बोल रहा है ना, तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। इसको किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट। अब बाकी का देखना पड़ेगा कि किसमें क्या कनेक्ट करना है, तो आपको एक एक करके चेक करके देखना पड़ेगा कि कैसे क्या कनेक्ट करेंगे। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट में कनेक्शन कैसा हो जाएगा, बेसिकली 2 पैरेलल में और एक सीरीज में। दिस इज 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके पैरेलल का निकाल लो, 1 × 2 और 1 + 2, और ये जो है 3 के सीरीज में, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 3 के सीरीज में। अब पहले मैंने कैसे बताया था, पहले पैरेलल का निकाल लेते थे, जो आंसर आता था उसको 3 के साथ ऐड कर लेते थे। तो जैसे भी बनाओ, 2/3 + 3 कितना हो जाएगा 11/3। ये आपका फर्स्ट का हो गया। सेकंड का भी दो पैरेलल में हो जाएगा और उसके ये सीरीज में हो जाएगा। इसका नाम क्या दे देते हैं 2, दिस इज 3, दिस इज 1। अब निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट, 2 × 3, 2 + 3, 1, ये क्या हो जाएगा 6/5 + 1, ये हो गया 11/5। ये सेकंड का हो गया। थर्ड का तो मैंने बता ही दिया कि थर्ड में तो कर तीनों आपका सीरीज में ही है। दिस इज 1, 2, 3। अब आते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या हो गया आपका, तीनों पैरेलल में हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1/R इक्विवेलेंट बाय 1, 1/2 + 1/3, इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 6, ये हो जाएगा 6 + 2 3 जा 3 2 जा 11/6, क्या आ गया 1/R। R = 6/11 ओम। सब में यूनिट लिखना मत बोलना, ना तो ये तो 3 क्वेश्चन था। एग्जाम में अगर आएंगे ना तो कोई भी एक क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ आपको पहले तो सीरीज चेक कर लेना कि तीनों में से वो आंसर है कि नहीं। सीरीज तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। फिर तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन रफ में चेक कर लेना कि तीनों का पैरेलल का आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर ये उपाय लगाना कि 2 पैरेलल और एक सीरीज में। तो रफ में आपको एक एक करके देखना पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है। हाँ, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसी के बाद इसके थर्ड पार्ट है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एज शोन इन फिगर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक और डायग्राम दिया हुआ है, सबका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना। ये दोनों आपस में सीरीज में और ये दोनों आपस में सीरीज में, उससे जो आएगा वो पैरेलल में हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट बना लेते हैं रेजिस्टेंस। दिस क्या लिखा, ये दोनों सीरीज में है तो 1/1 2 ओम, और नीचे वाला ये दोनों सीरीज में है, ये हो गया आपका 4। फिर उसी के बाद ये दोनों आपस में सीरीज में और ये दोनों आपस में सीरीज में, दिस इज 2 4, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, दिस इज 2 4, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा। अब इसको आप आगे आप लोग करो, कैसे होगा कि 2 और 4
ये दोनों पैरेलल में है, ये भी 2 4 पैरेलल में, ये भी 2 4 पैरेलल में, ये भी 2 4 पैरेलल में, और ये चारों आपस में 2 2 4 का पैरेलल का जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, इसका जो चारों का जो आंसर आएगा, चारों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। दिस इज, निकालो, बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो 16/3 आ रहा है मेरा। 2 4 को पैरेलल में किया, 2 into 4 upon 2 plus 4, तो क्या हो गया 8 upon 6। 2 और 4 को पैरेलल में किया, ठीक है, 4/3, तो ये 4/3, 4/3, तो सबका वही आएगा 4/3। सर इसको सीरीज में नहीं करेंगे? सीरीज में कर रहे हैं, सही बताया था आंसर, इसको सीरीज में करेंगे, क्योंकि सीरीज में तो करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्विवेलेंट निकलेगा। यस सर, सही था आंसर। हाँ सही था तुम्हारा आंसर, 16/3 ओम। ये जो बताया था ना, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो ये देखो डायग्राम में देखने से लग रहा है कि सारे एक ही वायर से सीरीज में है, तो इसका तो कर कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्विवेलेंट हो जाएगा 5R, 5 रेजिस्टेंस 5R हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने सारे चीज दे दिया था, बेसिक के हिसाब से बहुत सही क्वेश्चन था। 3.21 डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द 12 वोल्ट सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। वोल्ट क्या दे रखा है आपका, रेजिस्टेंस 12 वोल्ट सब इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, आर दे रखा है 0.5 ओम। by the infinite network as shown in figure, रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 1 ओम, और वोल्टेज क्या दे रखा है 12 वोल्ट। डायग्राम बना लेते हैं, एंड 12 वोल्ट एंड 0.5 ओम। ये डायग्राम दिया हुआ है, ईच रेजिस्टेंस 1 ओम। तो अपने को करंट निकालना है, करंट ड्रॉन फ्रॉम और 12 वोल्ट से कितने करंट है, तो अपने को वो फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करते हैं। तो मान लिया कि ये पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन कुछ भी मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं। और नेटवर्क क्या दे रखा है, इनफाइनाइट नेटवर्क दे रखा है बेसिकली। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का आपको रिलेशन से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या होता है इसको याद रखना, जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर इनफाइनाइट नेटवर्क, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान ले, आर डैश माना है, तो आर डैश इक्वल टू 2 प्लस आर डैश अपॉन आर डैश प्लस 1। ये डायरेक्ट याद रखना, इसके प्रूफ्स वगैरह नहीं आते हैं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, अब इसको अपन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आर डैश निकल जाएगा। आर डैश प्लस 1 एलसीएम ये हो जाएगा 2 आर डैश प्लस 1 प्लस आर डैश, फिर क्या हो जाएगा आर डैश प्लस 1, 2 और 1 3 आर डैश प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो आर डैश प्लस 1 और दिस इज 3 आर डैश प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर, और यहाँ है आर डैश और 3 आर डैश इधर आ जाएगा, माइनस 2 आर डैश और दिस इज माइनस 2 इक्वल टू। इक्वेशन कैसा बन गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं मैं साइड में बता देता हूँ। ax स्क्वायर bx प्लस सी, x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला ये हो गया 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, कंपेयर कर लें, और ये हो जाएगा -4ac मतलब +8 2a। मैथ्स वाले को तो याद होगा ये फॉर्मूला, बायो वाले शायद भूल भी गए होंगे, Yes, sir. इसलिए मैंने साइड में बता दिए हैं ताकि याद रहे। ये हो जाएगा 2, 12 को क्या लिखेंगे? 4 × 3 मतलब 2√3 अपॉन 2। ये हो गया 1 प्लस माइनस √3। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कभी निगेटिव तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर आप 1 माइनस √3 लेंगे और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये आंसर किस में आ जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा। निगेटिव रेजिस्टेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो बेसिकली अपने को क्या लेना है? पॉजिटिव वाला लेना है, 1 प्लस √3, और √3 की वैल्यू कितनी आती है? 1.732। ये हो गया 2.732 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया। अब इसमें क्या दे रखा था? इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, आर आपका दे रखा है 0.5 ओम दे रखा है, और टोटल रेजिस्टेंस आपका, तो टोटल कितना हो गया आपका? टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका 2.732 प्लस 0.5। ये तो पहले ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 3.232। ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। और वोल्टेज आपका दे रखा है 12 वोल्ट। तो वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस है, देन वी अप्लाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है? 12, और R कितना है? 3.232। इसको डिवाइड कर दें तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। बताएं क्या आ रहा है फाइनल आंसर? दिस इज 3.7128 एम्पियर। ये आपके फाइनल आंसर होगा। पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। डायग्राम बन गया, देखते हैं क्वेश्चन। फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर विथ ए सेल ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.40 ओम। मतलब आपका पोटेंशियोमीटर के सेल का वोल्टेज दे रखा है और आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, दो चीज दे रखा है। इस सेल का हो गया आपका 2 वोल्ट और एक इंटरनल रेजिस्टेंस R 0.4 ओम, और वोल्टेज हो गया आपका 2 वोल्ट। मेंटेनिंग ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वायर AB। रजिस्टर वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन रखना है। स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन अ कांस्टेंट EMF ऑफ 1.02 वोल्ट। EMF दे रखा है 1.02 वोल्ट, gives a balance point at 67.3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वायर की लेंथ दे रखा है 67.3 सेंटीमीटर। टू इंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल। आपको इंश्योर करना है कि स्टैंडर्ड सेल से लो करंट पास हो रहा है। अ वेरी हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम, 600 किलो ओम is put in series with it, ठीक है, which is sorted close to the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF. स्टैंडर्ड सेल को
किससे रिप्लेस किया गया? स्टैंडर्ड सेल को आपको रिप्लेस किया गया सेल ऑफ ईएमएफ, अननोन ईएमएफ, एंड द बैलेंस पॉइंट फाउंड सिमिलरली, बैलेंस पॉइंट जैसा है वैसा ही है, टर्न्स आउट टू बी इतना सेंटीमीटर लेट 28.3। अब लेंथ जो हो गई 82.3 सेंटीमीटर। कब लेंथ चेंज हो गई? जब आपने स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस कर दिया सेल ऑफ अननोन ईएमएफ से, तो लेंथ चेंज हो गई। क्या क्या निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, अननोन ईएमएफ जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम, मतलब 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस अटैच करने का आपका क्या पर्पस है? इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस? बैलेंस पॉइंट क्या हाई रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा क्या? यहाँ पर है, अगर रेजिस्टेंस वायर का अपन इधर उधर रोटेट कर दे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फिर वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन? द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर ईएमएफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। मतलब अगर आप पोटेंशियोमीटर का जो ड्राइवर सेल है पोटेंशियोमीटर का, उसकी ईएमएफ को अगर आप 2 वोल्ट की जगह पे प्लेस पे अगर 1 वोल्ट कर दें तो क्या फर्क पड़ना है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, वुड द सर्किट वर्क वेल टू डिटरमाइन द एक्सट्रीमली स्मॉल एमएफएफ, से द ऑर्डर ऑफ व्यू एमएफएफ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इसको क्या नाम देते हैं? ई है ना, तो E1 कर देते हैं। दिस इज L1 और ये तो L1 है। तो बैलेंस पॉइंट के लिए पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? E1 अपॉन L1 इक्वल टू EMF अपॉन L। तो EMF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L अपॉन L1 इंटू पोटेंशियोमीटर में देखना मैंने बताया था L क्या है 52.3, L1 क्या है 67.3 और आपका E1 है आपका 1.02। जरा कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है आप लोग का आंसर? 1.25। Yes, sir. 1.24। सही है, 1.25 यानी 247 आया होगा तो 25 लिख दिया होगा, सही है। तो एक तो आंसर आ गया। अब क्या पूछ रहा था कि 600 किलो ओम का पर्पस क्या? द पर्पस ऑफ यूजिंग हाई रेजिस्टेंस of 600 kilo ohm is to reduce the current through the galvanometer when the movable contact is far from the balance point. That means high resistance 600 kilo ohm को जोड़ने का पर्पस ये है कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास करेगा ना उसको रिड्यूस कर देगा। फिर था कि द बैलेंस पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई रेजिस्टेंस के प्रेजेंस से बैलेंस पॉइंट अफेक्ट नहीं होंगे। and the point is not affected by internal resistance of the driver cell. ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पॉइंट अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये पूरा 3-4 क्वेश्चंस हो गया। अब क्या पूछ रहा था इसमें? Would the method work in the above situations? Would the method work in the above situations? मेथड की बात कर रहे हैं, तो the method would not work. इसमें मेथड वर्क नहीं करेगा if the driver cell of the potentiometer had an EMF 1 volt इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। 2 वोल्ट की जगह पर अगर आप 1 वोल्ट लगा दोगे तो मेथड विल नॉट वर्क। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ होता है, मतलब पोटेंशियोमीटर के ड्राइवर सेल का, दैट इज द ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ अदर सेल ना। पोटेंशियोमीटर का जो ड्राइवर सेल होता है उसका ईएमएफ हमेशा सेल के ईएमएफ से अपन कम रखते हैं। देन देयर वुड बी नो बैलेंस पॉइंट ऑन द वायर। एंड इसके आगे का क्वेश्चन था द सर्किट वुड नॉट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ। के लिए आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एज द सर्किट वुड बी अनस्टेबल। सर्किट क्या अनस्टेबल हो जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट वुड बी क्लोज टू एंड ए। बैलेंस पॉइंट जो है वो ए के बहुत पास चला जाएगा। हेंस देयर वुड बी ए लार्ज परसेंटेज ऑफ एरर, बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा। फिर आगे का भी क्वेश्चन था इसमें, द गिवन सर्किट कैन बी मॉडिफाइड इफ द सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द वायर ए बी। सीरीज मॉडिफाई कर सकते हैं गिवन सर्किट को अगर सीरीज रेजिस्टेंस को आप किससे कनेक्ट कर दें? वायर ए बी से कनेक्ट। एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज स्लाइटली ग्रेटर देन द ईएमएफ मेजर, द परसेंटेज एरर वुड बी स्मॉल। इससे क्या होगा? परसेंटेज एरर स्मॉल रहेगा। ये आपके हो गए पूरे कंप्लीट हो गए।
क्वेश्चन नंबर 3.23। अगर मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर सर्किट ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस का कंपेयर कर रहे हैं। ये मैंने जब पढ़ाया था पोटेंशियोमीटर तो उसमें मैंने कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस भी मैंने बताया था, तो वहां से जाके आप मिलता जुलता है तो वहां से जाके आप वो लेक्चर देख के फिर इस पे आए तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। द बैलेंस पॉइंट विथ ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर दे रखा है 10 ओम is to be found to be 58.3 सेंटीमीटर पे 58.3 सेंटीमीटर। while that with the unknown resistance जो है x की लेंथ दे रखा है, unknown resistance की इसकी लेंथ this is 68.5 सेंटीमीटर। is determine the value of x, what x निकालना है मतलब रेजिस्टेंस निकालना है x की। what might you do if you fail to find the balance point with the given cell of EMF P। इसको अपन क्या ले लेते हैं L1 कर देते हैं और इस 58 पॉइंट इसको L2 कर देते हो। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है IR एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस X P2 इक्वल टू IX, क्योंकि पोटेंशियल रेजिस्टेंस X माना तो लगा दो फॉर्मूलेस E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो E1 क्या है आपका IR, E2 क्या है IX, L1 दिया हुआ है 58.3, L2 आपका 68.5। तो अपने को क्या निकालना है X निकालना है। I से I तो गया, R की वैल्यू क्या है आपका 10 ओम और 10 ओम X इधर गया, ये हो जाएगा 68.5 अपॉन 58.3। बताओ सॉल्व करके क्या रहा आंसर। Sir, 1.7 ohm. Sir, 11.75. सही है 11.75 सही है 11.75 आ रहा है। ठीक है आंसर हो गया मतलब एक्स की रेजिस्टेंस आ गई आपकी। अब उसके आगे भी इसमें कुछ कह रहा था कि what might you do if you fail to find the balance point given cell of the EMF। तो इसका क्या हो जाएगा कि फेल कब होगा जब find a balance point of given cell of EMF then the potential drop across R and X के क्रॉस the potential drop होगा be reduced by putting a resistance of series। जैसे ही आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप जो है रेजिस्टेंस R और X का दोनों का क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा। if the potential drop across R or X is smaller than the potential drop across the potentiometer wherever the balance point is obtained। मतलब आपको बैलेंस पॉइंट तभी मिलेगा जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R या X स्मॉलर हो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उससे आपका R और X का पोटेंशियल ड्रॉप कम हो तभी आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था ना, वो पढ़ के बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज वोल्ट दे रखा है 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर is used to determine the internal resistance of 1.5 volt cell। माने 2 वोल्ट का आपके पास पोटेंशियोमीटर है, इसका यूज कहाँ कर रहे हैं टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इज ओपन सर्किट इज 76.3 सेंटीमीटर पे है। आपको R मान लेते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेंथ दे रखा है 76.3 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ लेंथ हो गया। और रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 9.5 ohm। When a resistor of 9.5 ohm used to external circuit of the cell, the balance point shifted 64.8 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया।
अब L2 हो गया आपका 64.8 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियल। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो ऊपर लिखा वही अपने को निकालना। तो मान लेते हैं कि लेट करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से कितने करंट फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है। रेजिस्टेंस और ईएमएफ का रिलेशन अप्लाई कर दें। रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच जो रिलेशन का फॉर्मूला होता है R अपॉन R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2। देख सकते हैं जब मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था वहां आपको सब मिल जाएगा। फिलहाल तो R निकालना है, तो R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। वैल्यू रख देते हैं। L1 है आपका 76.3, L2 है आपका 64.8 और रेजिस्टेंस है 9.5। पता है सॉल्व करके क्या आ रहा है सर 1.68 1.7 है ना? ठीक है, दोनों सही है। 1.68 ओम या 1.7 जो भी लिखें सर। तो ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैंने एडिशनल एक्सरसाइज भी है पूरा आपके कंप्लीट हो गया। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस क्या कर रहा है? फॉलोइंग टेबल गिव द करंट आई थ्रो टू डिवाइसेस। दो अलग अलग डिवाइसेस है, डिवाइसेस फर्स्ट और डिवाइसेस सेकंड। वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट दे रखा है। 2 वोल्ट पे करंट दे रखा है, 3 वोल्ट पे करंट दे रखा है, 4 वोल्ट पे दे रखा है। और ये सेकंड डिवाइसेस है जो वोल्ट के करस्पॉन्डिंग आपको करंट दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस जो है वो ओमिक है और कौन सा नॉन ओमिक डिवाइस है। Sir, option first, device 1 is ohmic, device 2 is non-ohmic. सही है। सर इसको उस कॉन्सेप्ट से क्या था, मतलब V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, तो मतलब V अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज होगा। हाँ, ऐसे ही होगा। हाँ वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। क्या कर रहा है? अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a device with resistance R, causing a current I through the device. Heat energy produced in the resistance in the descending order for the following variation. A potential difference V is applied across the device with resistance are causing current I through the device. Heat energy produced in the resistance in descending order in the following variation will be. Heat energy जो है क्या है? in the resistance descending order में है। तो आपको इसमें बताना है हीट एनर्जी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में हीट एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतलाना है कि चारों में से कौन सा होगा। तो उससे बन जाएगा हीट एनर्जी का जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या बताया था हीट एनर्जी का फॉर्मूला? H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ऐसा कुछ। क्योंकि हीट इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, या हीट एनर्जी इक्वल टू PV, सॉरी VI। तो सबसे कम हीट एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा आपका A में। V इज डबल, वोल्टेज को डबल करोगे तो R अनचेंज, I इज डबल, R अनचेंज। तो सब में R तो अनचेंज ही है। ये तो बता सकते हैं सभी लोग। दिस इज फर्स्ट। थर्मिस्टर का क्या होगा? निगेटिव अल्फा। कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका? थर्मिस्टर के लिए अल्फा इधर निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ये बताओ, ये तो मैंने से बताया, पढ़ाए भी है। सेमीकंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। सर ऑप्शन ए। सुपर कंडक्टर क्या होता है? जिसकी रेसिस्टिविटी 0 हो। ओमिक कंडक्टर क्या होगा? दिस इज पॉजिटिव्स। एंड सेमीकंडक्टर्स क्या हो जाएंगे? अल्फा इज निगेटिव्स। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स हो जाएगा कि अदर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये तो सब बता सकते हैं, यूनिट ही दिया हुआ है। सर ऑप्शन 3। सर Sir, option option C. third. सही है।
ये भी सब बता सकते हैं, क्योंकि अगर यूनिट मालूम है तो यूनिट के हेल्प से आप डायमेंशन फॉर्मूला भी बता सकते हैं। सर ऑप्शन फर्स्ट। Sir, option second. बस यूनिट भी मालूम है ना तो आप इजीली निकाल सकते हो। ये बताओ। Sir, option A. ये भी सब लोग बता सकते हैं, भी उतना सर ऑप्शन ए। No, sir, option 4. Sir, directly proportional to the square root of the length. अगर याद हो तो रेजिस्टेंस बराबर मैंने बताया था रो एल बाई ए, Sir, option third. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का और इनवर्सली सर थर्ड। हाँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर का। इसके हिसाब से थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये बता। सर ऑप्शन थर्ड। Yes, sir, option B. Sir, option B. सर ऑप्शन ए। एक इस हिसाब से बताया है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर इज ट्वाइस द लेंथ एंड लेंथ। क्या करा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है आर, और अनदर वायर है, दिस इज वायर फर्स्ट, और सेकंड है वायर सेकंड, इसकी रेजिस्टेंस अपन ने 2 टाइम्स कर दी, ट्वाइस रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ ट्वाइस द लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर इज, तो डायमीटर कितना होगा, हाफ हो जाएगा ना। ये बना लो, इस ए फॉर्मूला जो अभी बताया था ना, लेंथ अपॉन ए फॉर्मूला का यूज कर लो। सर तो फिर इस फॉर्मूले में 12 हो जाएगा, अपॉन में 2a हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, एरिया थोड़ी बोल रहा है, डायमीटर बोल रहा है ना। ठीक है सर। तो एरिया बोलेगा तब ना आप करोगे, डायमीटर है तो डायमीटर्स के लिए क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होगा ना। हाँ सर। का 4 टाइम्स हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, हाफ हो गया ना रेजिस्टेंस का। हाँ सर आ गया। हाँ, एरिया अगर करता ना तो फिर ये ऑप्शन आप लिख देते कि ट्वाइस द एरिया, तो फिर आप फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं। ये बताओ, ये भी सबको है। Sir, seismic per meter. सही है, साइमन पर मीटर। ये बता। सर ऑप्शन 4। क्या आ रहा है, ए पीस ऑफ सिल्वर और अनदर पीस क्या है, सिलिकॉन का है, दोनों को रूम Sir, टेम्परेचर। option C. हाँ सी, सर ऑप्शन थर्ड। हाँ सही है, सिल्वर इंक्रीजेज एंड सिलिकॉन डिक्रीजेज। ये बता, ये भी सबको पता है। पता Sir, option D. सर ऑप्शन ऑप्शन बी, लोअर देन द लोएस्ट कंपोनेंट रेजिस्टेंस पैरेलल है। हाँ सही है। No, sir, option D, equal to the sum of the component resistors. नहीं, डी नहीं होगा, सेकंड होगा। लोअर देन द लोएस्ट, जो सबसे कम होता है ना उसको भी ऐड, सबको पैरेलल में निकालोगे तो लोएस्ट से भी लोएस्ट आता है, और सीरीज में ग्रेटर से ग्रेटर आता है। ये दे रखा है, आईवी ग्राफ दे रखा है, T1 जो सोन फिगर, द हाईएस्ट टेम्परेचर किसका हो जाएगा, इसमें ऐसे बना, ए स्लोप हो गया, ए स्लोप हो गया, स्लोप इंक्रीज करेगा। हाँ सर ऑप्शन ए। हाँ, स्लोप इंक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ऑप्शन है। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। Sir, option A. यही होगा, एक गलत ऑप्शन है। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इन्हें स्टेडी करंट मतलब एक जैसा करंट वेरी नहीं कर रहा है। स्टेडी करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस, माने क्रॉस सेक्शन जो है ना एक जैसा है, एक जैसा लेंथ, एक जैसा क्रॉस सेक्शन, कम ज्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, कंडक्टिंग वायर है, इससे करंट पास करवाया, स्टेडी करंट। द नेट चार्ज पासिंग थ्रू इट पर सेकंड इज, तो नेट चार्ज पासिंग थ्रू पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड कितना पास करेगा आपका, दिस इज सेम एट एनी क्रॉस सेक्शन। क्यों, अब चार्ज अपॉन टाइम है, इसको भी तो आप करंट ही बोलते हैं ना। अब करंट क्या फ्लो करवा रहे हो आप, स्टेडी करंट है, एक जैसा करंट फ्लो करा रहे हो,
और वायर भी कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है। हाँ, कम ज्यादा अगर कुछ इस तरीके से वायर रहता है, इसकी यहाँ रहती, फिर यहाँ जाने के बाद ये मान लिया कि वायर आपका बढ़ गया, फिर यहाँ से कम हो गया, तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन हो गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन भी सेम है और करंट भी सेम फ्लो हो रहा है, तो थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन आपका सेम करंट फ्लो होगा। सर ऑप्शन ए। Sir, option D. With the increase in temperature, the ratio of conductivity to resistivity of metal conductor always decreases. Superconductor, this is infinite. Superconductor की conductivity infinity होती है। 4 ohm resistance 40 ohm को बेल्ट करके एक स्क्वायर बनाया। सर ऑप्शन सी। अब बताओ। ऑप्शन के पहले ही। सर Sir, ऑप्शन option 3. ये सर ऑप्शन थर्ड। ये भी बता सकते हो, बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए कांस्टेंट 10, ये बताएं। सर ऑप्शन थर्ड। Sir, option second. फॉलोइंग टेबल गिव्स द लेंथ ऑफ 4 कॉपर रॉड है, अलग अलग कॉपर रॉड दिया हुआ है, इसकी लेंथ अलग अलग दिया हुआ है, L2L LY2, ठीक है, और रेजिस्टेंस डायमीटर दे रखा है अलग अलग रॉड की। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द रॉड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में अपने को करना है, दिस इज सी थर्ड। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना। ऑब्वियसली क्या होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर का होगा। तो अगर लेंथ वाइज देखें, तो यहाँ लेंथ वाइज देखें तो सबसे कम लेंथ इसकी है Ly2, हाफ लेंथ का हाफ किया हुआ है, तो लेंथ का हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, तो सबसे कम तो सी का ही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन तो होगा नहीं, 2, 3 और 4 में से कोई भी हो सकता है, तो सी तो हो गया आपका सबसे कम। अब जो बी है, बी की लेंथ कितनी है, 2L है, तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, सबसे कम सी का और सबसे ज्यादा आपका बी का हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें तो सबसे सिंपल है, अब सी सबसे कम और बी सबसे ज्यादा, तो देख लो सबसे कम वाला सी है यहाँ यहाँ सब तीनों में से, और बी सबसे ज्यादा, तो ज्यादा बी किसमें, थर्ड ऑप्शन में, ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में तो अलग अलग ही है। और ये दोनों हो गया, और ए बी में कैसे डिसाइडेबल करोगे आप, दोनों का लेंथ सेम है। अब लेंथ सेम है तो किस पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका, डायमीटर पर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स है ना, तो डायमीटर जिसका कम, तो डायमीटर जिसका कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा चलता है। इसकी डायमीटर कम है क्योंकि ये डी है, डी/2 आधा हो गया डायमीटर, डायमीटर कम तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, मतलब डी इज ग्रेटर देन ए, तो हो गया डी इज ग्रेटर देन ए, और डी यहाँ पर फिल होगा, दिस इज ए और दिस इज डी। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।